नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों के लिए लाया हूँ आज की करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम ये सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेशन, महात्मा अय्यंकली चुनौती, बम्बू क्लस्टर्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन ऑन वुमेन पीस कीपर्स, 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉमन इलेक्टोरल रोल, बार्न आउल्स एंड न्यू रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में करने वाले हैं और इनको करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे आप लोगों को हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो फ्यूचर में और आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगें तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला आर्टिकल है कॉमन इलेक्टोरल रोल। तो ये इलेक्टोरल रोल मतलब जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव में मतदाता जो होते हैं, जो वोट डालते हैं, तो मतदाताओं की सूची के विषय में है। बेसिकली जो ये चुनाव है, तो यहाँ पे ये कॉमन इलेक्टोरल रोल का मतलब ये है कि अभी बेसिकली दो इलेक्टोरल बॉडी हैं पूरे भारत में। एक है हमारे जो केंद्र की है इलेक्शन कमीशन, और दूसरी जो है संविधान के तहत वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मतलब एक जो है वो केंद्र के लेवल पर है, एक स्टेट के लेवल पे है। पहले इनके कार्य को समझ लेते हैं, फिर हम आगे इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इन मैनी, तो ये जो केंद्र का है इलेक्शन कमीशन, इसके कार्य क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ये 1950 में सेट किया गया था, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, पार्लियामेंट में जो सांसद हैं ये चुने जाते हैं। ठीक है, इनका चुनाव है। स्टेट असेंबलीज़ हैं, मतलब राज्यों की विधानसभाएं हैं, इनके जो चुनाव हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, राज्यों की विधान परिषद, ये सभी जगह नहीं है, कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं, तो उनके भी जो चुनाव हैं वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इलेक्शन नहीं कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो केवल म्यूनसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस को कराता है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड रूरल लोकल बॉडीज़, इनके ही केवल इलेक्शन कराता है। तो म्यूनसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस, ठीक है, दे आर फ्री टू प्रिपेयर देयर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो केंद्र का इलेक्शन कमीशन है, ये जिन चुनावों को कराता है, तो ये अपने हिसाब से एक मतदाता सूची बनाता है, मतदाता सूची। ठीक है, और इसके हिसाब से एक सूची बनती है। वहीं जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है ये अपनी सूची अलग बनाता है। तो यहाँ पे जो इश्यू क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो जब मतदाता तो सेम हैं, सारे क्राइटेरिया लगभग सेम हैं, लेकिन इनके लिए अलग अलग मतदाता सूची क्यों। और बार बार देखिए, मतदाता सूची बनेगी, रिवीजन होगा, ये इलेक्शंस बार बार होते रहते हैं, समय समय पे आते रहते हैं, और हर बार मतदाता सूची में अपडेशन होगा, और उस पर बहुत पैसा खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है। किसी के नाम हट गए, किसी के नाम बढ़ गए। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो चर्चा में ये विषय क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड उठी है कि ये मतदाता सूची जो है पूरे देश में एक कॉमन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की अलग है और केंद्र की अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे इश्यू है। तो देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा, लोकसभा के चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची की संभावना पर चर्चा करने के लिए चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ इसी विषय पे बैठक की है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, चुनाव आयोग है, उसका ये फील्ड है, और कानून मंत्रालय, क्योंकि यहाँ कानून के माध्यम से ये सारी समस्याओं का हल होगा, तो इसीलिए कानून मंत्रालय को भी यहाँ पे बैठाया गया है। ठीक है, however some state laws allow the SEC to borrow the use of the EC voters roll in toto for the local body elections currently all states। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि currently all states except, तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और क्या है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, ये
adopt electoral rolls for local body polls। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने नाम मेंशन किए हैं जिन स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज़ के, ये सेंट्रल की जो इलेक्टोरल रोल होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल का, उसकी मतदाता सूची को ये यूज नहीं करते हैं। इन राज्यों को छोड़कर, इन राज्य और इनको छोड़कर बाकी अन्य जो भी राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं वो केंद्र द्वारा जो ये केंद्रीय इलेक्शन कमीशन जो है इसके द्वारा बनाई गई मतदाता सूची का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ईसी की मतदाता सूची का प्रयोग नहीं करते, सूची का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हिंदी में। तो यहाँ देखिए एकल मतदाता सूची के लिए ये विधि आयोग ने 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी और चुनाव आयोग ने भी 1999-2004 में इसी तरह का रुख अपनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब विधि आयोग ने भी रिकमेंड किया है और इलेक्शन कमीशन ने भी इस विषय पे पीछे जो है यही चीज़ बोली है कि भाई एक जैसा होना चाहिए, तो आगे जब इस पे चर्चा हो ही रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और आगे जाके ये एक कॉमन मतदाता सूची बन जानी चाहिए। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है द हिंदू से लिया गया है। बार नाउल्स की बात करेंगे यहाँ पे, और ये बार नाउल्स क्या है और इससे पहले हम समझेंगे ये जो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप बेसिकली क्या है, हमारे जो द्वीप समूह हैं, ठीक है, जो इंडिया है हमारा ये, ठीक है, तो इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और इधर जो है हमारे ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे ये लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये हमारे इंडिया के, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या आ गई है। वो समस्या क्या है, यहाँ पे कुछ चूहे हैं। क्या, चूहे। ठीक है, और ये चूहे जो हैं इनकी पॉपुलेशन इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये चूहे जो हैं यहाँ पे जो कृषि के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नारियल है या फिर यहाँ पे जो कृषि की जो भी पैदावार होती है उसके लगभग 40% हिस्से को ये बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 40% जो हमारी कृषि उपज है उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो इनकी पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और चूहे की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक फिबोनाची सीरीज़ होती है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, फिबोनाची सीरीज़। और ये फिबोनाची सीरीज़ जो है ये बेसिकली ये होती है कि अगर कहीं पे हमने एक देखिए पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नर मादा 2 तो छोड़े जाएंगे ना, तो एक हमने 2 चूहों को कहीं छोड़ा है, तो उसके बाद जो है ये कितने हो जाएंगे, 2 पॉपुलेशन जो है 2 हो जाएगी, और फिर ये 3 हो जाएंगे, फिर ये 5 हो जाएंगे, फिर ये इनकी पॉपुलेशन 8 हो जाएगी, और उसके बाद 13 हो जाएगी, 13 के बाद 21, 21 के बाद में ये 34 हो जाएंगे। इस तरीके से ये बड़ी तेज़ी से 55 हो जाएंगे, उसके बाद में ये 89 हो जाएंगे। तो ये इस क्रम में इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। अब जब ये इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज जो है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके जैसे सीसेट में रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप कोई बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ ऐसे नाम से नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये फिबोनाची सीरीज़ कैसे काम करती है। इसमें पहले वाले जो 2 टर्म्स होते हैं उनका सम यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इनका सम जो है ये है। ठीक है, इन दोनों का सम क्या है, ये 5 है। 3 और 5 का सम क्या है, 8 है। ठीक है, 5 और 8 कितना है, 13। 13 और 8 21। तो ये इस क्रम में इनकी जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समस्या ये है कि जो रैट हैं, चूहे हैं, ये चूहे भी कुछ अलग प्रकार के चूहे हैं। ये ऐसे चूहे नहीं हैं जो धरती पे ही रहते हैं। ये जो हैं ये चूहे, जनरली चूहे क्या होते हैं, ये धरती पे रहते हैं, बिल बना के, बिल खोद के वहाँ पे अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये विशेष प्रकार के चूहे हैं, ये पेड़ों पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ये
पेड़ों पर, और फसल को जब खाने पीने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे में इनके लिए हम जो है बिल्ली, कुत्ते, ऐसे जो इनके जो कॉमन उपाय होते हैं, हम चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली छोड़ देते हैं, तो वो यहाँ पे उपाय जो हैं वो कारगर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक नया प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ये बार्न आउल्स, ठीक है, ये उल्लू। तो इसका नाम है, वैरायटी है ये उल्लू की, बार्न आउल्स, और इसको जो साइंटिफिकली हम बोलते हैं टाइटो अल्बा बोलते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे कावारत्ती आइलैंड, कावारत्ती ये लक्षद्वीप में ही है आइलैंड, और यहाँ पर इनको छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चालू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट। रोडेंट बेसिकली ये रेट्स जो हैं रोडेंट कैटेगरी में आते हैं, तो इनके लिए प्रोग्राम चालू किया गया है और इनको छोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो उल्लू है बार्न आउल, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है टाइटो अल्बा, और कॉमन जो इसे कॉमन बार्न आउल बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज ऑफ आउल। ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है ये उल्लू की प्रजाति है। इट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में सब जगह पाई जाती है, केवल कुछ हिस्सों को छोड़कर, जैसे कि हमारे पोलर रीजन्स हैं, ध्रुवीय इलाके, कोई डेजर्ट है, ये बेसिकली वो इलाके हैं जहाँ लाइफलेस हैं ये। ठीक है, इन एशिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़, तो नॉर्थ ऑफ हिमालय ये भी थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का इलाके हैं ये। मोस्ट ऑफ द इंडोनेशिया एंड सम पैसिफिक आइलैंड्स, तो यहाँ ये कुछ छोटे छोटे हैं, तो ये दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पे भी ये नहीं पाए जाते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्लमेज ऑन हेड एंड बैक, तो यहाँ देखिए इनके जो सर है और जो इनका बैक है उस पर इनके क्या हैं, कुछ निशान होते हैं। एंड बैक इज़ मॉटल्ड शेड ऑफ ग्रे एंड ब्राउन, और जो इनकी पीठ है वो थोड़ी सी ग्रे कलर की, ब्राउन कलर की होती है। द अंडर पार्ट्स वेरी फ्रॉम वाइट टू ब्राउन। नीचे जो हैं जो पंखों के अंदर या फिर ये जो छुपे हुए स्थान होते हैं, ये सारे अलग अलग वेरी करते हैं इनके कलर, वाइट से ब्राउन कलर तक, ठीक है, भूरे रंग तक। एंड आर समटाइम्स सेटल्ड विद अ डार्क मार्किंग्स, और कई बार इन पे जो हैं डार्क कलर की मार्किंग्स होती हैं। द फेस इज़ करेक्टरिस्टिकली हार्ट शेप्ड, तो यहाँ देखेंगे इनका जो फेस जो है वो हार्ट की शेप में है, ये हार्ट की शेप में। ठीक है, तो इस तरीके से है इनका। और डाइट की बात करेंगे तो ये जो हैं ये हंटिंग करते हैं एनिमल्स की ऑन द ग्राउंड, एंड नियरली ऑल ऑफ देयर फूड कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मैमल्स। ठीक है, और जनरली ये छोटे छोटे मैमल्स को ये खाते हैं। ठीक है, और अच्छा ये लोकेट कैसे करते हैं, उनकी ध्वनि को ये जो है ये सेंस करते हैं, और ध्वनि के माध्यम से उनको ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे कोई इनका भोजन वाला रोडेंट जो है ये आ चुका है। देयर हियरिंग बीइंग वेरी एक्यूट, और ये जो हैं इनके श्रवण शक्ति बहुत तीव्र होती है। अब इनकी हम जो है IUCN का स्टेटस की बात करें कि भाई ये रेड डेटा बुक में ये किस कैटेगरी में आते हैं, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में हैं, मतलब इनकी जनसंख्या को कोई खतरा नहीं है, ये सफिशिएंट नंबर्स में हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें कि भाई सांस्कृतिक रूप से इनका क्या महत्व है, तो बार्न आउल इज़ रेस्पेक्टेड एज द एक्कोलाइट ऑफ द गॉडेस चामुंडा इन कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है चामुंडा माता जो हैं, तो चामुंडा माता तो सब जगह पूजी जाती हैं, लेकिन कर्नाटक में इन्हें चामुंडा माता का सहयोगी कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए इनको जो है यहाँ पे रेस्पेक्ट दी जाती है। वहीं बंगाल की बात करें, इट इज़ रिवर्ड एज द कैरियर ऑफ लक्ष्मी, और आपको पता होगा माता लक्ष्मी जो हैं, धन की देवी जो हैं, तो उनका ये क्या है, वाहन है। ठीक है, तो ये हिंदी में यहाँ आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फो की बात करें इससे रिलेटेड, और तो बायो कंट्रोल मेजर इज स्पीयर हेडेड बाय द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है ये बायो कंट्रोल है, कहने का मतलब बायो कंट्रोल मेजर के तहत आएगा, क्योंकि हम उल्लुओं को यूज कर रहे हैं, हम जो है कोई केमिकल कंट्रोल नहीं कर रहे हैं।
समझ में आया? बायो कंट्रोल का मतलब है हम बायोलॉजिकल किसी एजेंट को ही यूज कर रहे हैं, हम किसी केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विद द कृषि विज्ञान केंद्र एट द कावरत्ती प्रोवाइडिंग द टेक्निकल नो हाउ, और इसके विषय में जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। यहाँ पे देखो उपज हमने बात की थी जो कोकोनट, ठीक है, नारियल है, वो यहाँ की मेजर कैश क्रॉप है इस आइलैंड की, और वो यहाँ पे ये 30 से 40% इसको नुकसान कर देते हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन स्टूड एट 8.76 करोड़ नट्स इन 2017-18, और यहाँ पे जो इनका प्रोडक्शन हुआ था ये नारियल का, वो लगभग 8.76 करोड़ नारियल का उत्पादन हुआ था 2017-18 में, ठीक है। और इस विषय में फिर अगला हम आर्टिकल की बात करें तो पुलिस पब्लिक ऑर्डर सेंट्रल कैडर अंडर J&K LG, ठीक है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्लियर। तो यहाँ पे जो है देखिए कोई भी जो राज्य होता है वहाँ पे एक राज्यपाल होता है, और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ राज्यपाल नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। कई जगह इसके यूनियन टेरिटरीज़ में अलग अलग जगह जो है इसको अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, जो राज्यपाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये दोनों केंद्र के एजेंट होते हैं, राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं। और लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है इसका थोड़ा सा जो पद होता है, एक तरीके से इसकी शक्तियां जो होती हैं वो गवर्नर से थोड़ी सी कम होती हैं। क्या? गवर्नर से थोड़ी सी कम होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं ये पूर्ण रूप से राज्य नहीं होते, तो इनकी भी शक्तियाँ, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो ये केंद्र सरकार द्वारा रन की जाती हैं, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर को बाइफर्केट करके पिछले साल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर जो है ये थोड़ा सा टेररिज्म के चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, तो यहाँ की जो कमान है वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। और अपने हाथ में लेने का मतलब यहाँ पे उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो पिछले 2018 से जून 2018 से यहाँ पे बिना मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल के यहाँ पे कार्य चल रहा है, ठीक है। और 6 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर में जो है ये उसको स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया था, और आर्टिकल 370 को हटा दिया था और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस विषय पे बात करें तो सरकार ने यहाँ क्या किया है, क्योंकि देखिए जैसे दिल्ली में थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट होता रहता है। दिल्ली में हमारे जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, हालांकि वो संविधान की शपथ लेके ही यहाँ पे CM बने हैं, ठीक है, और लेकिन वो संविधान को थोड़ा सा कम मानते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वो जो है वो संविधान के जो प्रावधान हैं उन पर डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं, नहीं जी हम नहीं मानते, ऐसा गलत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली है, अब दिल्ली में आपने भाई दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी क्षेत्र है, इस वजह से इसको यूनियन टेरिटरी मतलब स्पेशल एक कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। हर जगह यूनियन कैटेगरी बनाने की कुछ विशेष वजह होती हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसीलिए ये स्पेशल इम्पोर्टेंस रखती है, तो इसीलिए इसको जो है केंद्र के अधीन रखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये मानते हैं कि भैया तुम हमारे नीचे हो, ठीक है, और सब कुछ हमारे हिसाब से करो। वो अपने आप को एक राज्य का मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई विवाद आगे जाके कोई क्रिएट ना हो, इसीलिए केंद्र ने ऐसे विवादों का जो है यहाँ पे जो कार्यभार हैं LG, और यहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर बैठेगा, मंत्रिपरिषद बैठेगी, तो उनके बीच में जो भी विषय हैं उनका बंटवारा यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो उसी बंटवारे के चलते यहाँ पे केंद्र सरकार ने बोला है कि ये जो
मैटर्स हैं किससे रिलेटेड, ये पुलिस व्यवस्था जो है, ये पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब यहाँ पे आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, ठीक है। ये तीन हैं, ये आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। एफओएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये तीन जो हैं ये तुम्हारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं और एंटी करप्शन, ठीक है। तो ये चार मैटर जो हैं ये हमारे किसके अंडर में आएंगे, ये एलजी के अंडर में। पुलिस से मतलब ये हुआ कि पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा ये एलजी के अंडर में आएगा, ठीक है। और पब्लिक ऑर्डर तो शांति व्यवस्था है जो भी, वो सब इसके अंडर में आएगी। तो कहने का मतलब जैसे राज्य सरकारें पीछे क्या करती थी, वो जो पत्थरबाज होते थे वो केंद्र के दबाव में वो अरेस्ट तो किए आते थे लेकिन उनको छोड़ देती थी, ठीक है। जो पीछे से भी अरेस्ट किए गए थे और जब शांति सी कायम हो गई वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, जिससे वो दोबारा से वहाँ पत्थरबाजी चालू हो गई, वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। तो ये इसीलिए यहाँ पे केंद्र ने इन चीज़ों को, क्योंकि वो फिर किस पे अटैक करते हैं, वो सेना पे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको अपने अंडर में ही रखा है, ठीक है। implying that the chief minister or the council of ministers will have no say in their functioning। और इसका मतलब ये हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका इन विषय पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। रूल्स से दैट मैटर्स विच अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे विषय जो देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से, द शेड्यूल कास्ट से हैं, रिजर्व कैटेगरी से, शेड्यूल ट्राइब्स हैं एंड द बैकवर्ड क्लासेस शैल एसेंशियली बी सबमिटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ देखिए बहुत सारे अधिकार कम किए गए हैं चीफ मिनिस्टर के, ठीक है। कहने का मतलब ये जो विषय हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड या रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड, तो इन सभी विषयों पर भी जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी काउंसिल है, वो जो है वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी प्रावधान जो है वो बदलने से पहले वहाँ सबमिट करेगी, ठीक है। और बिना इस प्रोसेस के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं इन विषयों पर भी। तो ये इस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइनॉरिटी हैं और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर ये एक टूल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं कई बार राज्य सरकारों द्वारा वोट बैंक पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे ये अधिकार भी थोड़े से कर्टेल किए गए हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द सीएम विल डिसाइड सर्विस मैटर्स ऑफ द नॉन ऑल इंडिया। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इनको एक थोड़ी सी छूट मिली है। वो क्या है, जो नॉन ऑल इंडिया सर्विस मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस को छोड़कर बाकी अन्य जो भी सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, उन सब से रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो हमारे सीएम के अंडर में आएंगे, ठीक है। प्रपोजल टू इम्पोज न्यू टैक्सेशन इनके अंडर में आएगा। लैंड रेवेन्यू, सेल एंड ग्रांट और लीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो ये कोई भी भूमि जो है वो भूमि है, कोई संपदा है, उसको लीज पे देना, रिकन्स्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज एंड ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। तो ये सारे अधिकार जो हैं ये सीएम एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिए गए हैं, ठीक है। और इस विषय पे हम इस स्लाइड पे हम चर्चा कर ही चुके हैं कि जून 18 में जम्मू कश्मीर जून 18 के बाद से यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन लग गया था और बाद में जो है यहाँ 6 अगस्त 19 को यहाँ पे इसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक बार ये पूरा परसीमन वगैरह ये सारे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इस साल या अगले साल जो है यहाँ पे इलेक्शंस गवर्नमेंट कराएगी, जो कि अभी ड्यू चल रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेटिव। तो ये जो है हिंदी में सतत वित्त सहयोग, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबल क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेती है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। तो इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जो यूएनडीपी की इंडिया आर्म है उसके साथ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये लॉन्च किया है द सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेटिव।
और ये जो है 26 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों ये जो परामर्श हुआ है ये 26, 27, 28 अगस्त को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है। ठीक है। और इसमें नए और नवोन्मेषी वित्त पोषणों को लागू करने के लिए बाधाओं पर संवाद जो है वो हुआ है। ठीक है। जैसे कि इसमें टॉपिक्स जो डिस्कस किए गए थे वो हैं प्रभाव निवेश, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मिश्रित वित्त साधनों की भूमिका, जो हमारे जो कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, तो वो सबकी उनके ऊपर चर्चा हुई है। सतत विकास के लिए हरित वित्त साधन, तो ग्रीन फाइनेंस बोलेंगे यहाँ पे, ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटीज़, तो पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी गतिविधियों के वर्गीकरण की आवश्यकता पर यहाँ पर जोर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अय्यंकली, महात्मा अय्यंकली जो हैं ये इनकी वर्षगांठ थी। तो यहाँ पे 28 अगस्त 1863 को इनका जन्म हुआ और 18 जून 1941 को इनका निधन हुआ। ये एक दलित बैकग्राउंड से और सोशल रिफॉर्मर थे और दलितों के ये मसीहा रहे हैं। तो इनकी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यहाँ इनके विषय में हम देखेंगे, क्योंकि समाज सुधारक जो हैं उनके विषय में यूपीएससी अक्सर पूछती रहती है। तो ये समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर रियासत में वंचित अछूत लोगों की उन्नति के लिए काम किया था। तो ठीक है, ये पुलियार समुदाय से थे, पुलियार। ठीक है। और अय्यंकली ने साधु जनसंपर्क संघ जो है द एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पुअर की स्थापना की थी, जिसने स्कूलों तक पहुंच के लिए अभियान चलाया और अंतरिम में पुलियार संचालित स्कूलों की स्थापना के लिए धन जुटाया। तो इन्होंने जो उस ज़माने में जो छुआछूत चलता था, अनटचेबिलिटी, तो उस सब के खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया था। जो अय्यंकली लेटर बिकेम द मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ त्रावणकोर, तो ये जो है बाद में जो त्रावणकोर की विधानसभा थी उसके सदस्य भी बने। और जो विधानसभा है त्रावणकोर की, उसको उस समय पे श्री मूलम पॉपुलर असेंबली बोला जाता था या फिर प्रजा सभा। ठीक है। तो उसके ये मेंबर थे। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है, चुनौती। ठीक है। चुनौती क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे श्री रविशंकर प्रसाद जी जो हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, एक जिसका नाम है चुनौती। चुनौती क्या है? नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कंटेस्ट। तो जो स्टार्टअप्स हैं, कहने का मतलब जो नए नए उद्योग हैं जो नवोन्मेष लेके आते हैं और नई जनरेशन के जो उद्योग हैं, उन उद्योगों के लिए इन्होंने एक चैलेंज दिया है कि आप जो है ऐसे स्टार्टअप्स लेके आइए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स लेके आइए जिससे कि जो हमारे देश में छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर हमारे कुछ इनोवेशन आए, वहाँ पर इंडस्ट्री सेट हो। तो इस तरीके की उन्होंने चुनौती यहाँ पे दी है अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स के लिए। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 3 साल की अवधि में 95 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा है और इसके लिए जो है इन्होंने करीब 300 स्टार्टअप्स की यहाँ पे पहचान की है, जिन्हें 25 लाख रुपए तक के जो है सीड फंड जो है, सीड फंड बेसिकली कोई नया स्टार्टअप होता है, कोई नया व्यापार या उद्योग चालू करता है तो उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगता है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत मेजर कॉस्ट होती है और जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो और इसके अभाव में बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया है कि प्रत्येक स्टार्टअप को 25 लाख रुपए देकर और उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके यहाँ पर उनको उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। Under this challenge, the Ministry of Electronics and IT will invite startups in the areas of work including। तो यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में ये स्टार्टअप्स काम करेंगे जिनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बुलाया है? एजुटेक। एजुटेक तो यहाँ एजुटेक से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बायजूस है। बायजू फ़िलहाल जो है इंडिया का नंबर 1
एजुटेक कंपनी है, ठीक है, और नंबर 1 एजुटेक स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन जो है $10 बिलियन क्रॉस कर गया है। जैसे यहाँ पे अनअकैडमी है, ठीक है, ये सब एजुटेक में है। एग्रीटेक, तो एग्रीटेक मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, फिनटेक जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस जो पब्लिक के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन में यहाँ लॉजिस्टिक्स वगैरह आ जाती हैं, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब आ जाता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पर कोई भी सामान जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, डिलीवरी, वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आ जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम कोई भी बुनियादी ढांचा जो है वो डेवलप करते हैं। सड़क है, रोड है, कोई हॉस्पिटल है या स्कूल की बिल्डिंग है, तो यहाँ सिविल वर्क से लेके रिलेटेड यहाँ पे काम होते हैं। मेडिकल हेल्थ केयर, तो यहाँ पर जो है मेडिकल हेल्थ केयर में आपके हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप हो सकता है। वो कोई भी वैक्सीन ला सकता है, कोई दवा ला सकता है, कोई भी सौंदर्य प्रसाधन ला सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे फील्ड हैं इससे रिलेटेड। अगला आर्टिकल है यहाँ पे बम्बू क्लस्टर्स, तो ये जो है ये ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है ये, और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हैं ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, और ये हमारे जम्मू कश्मीर से आते हैं, और ये पीएमओ में जो है पीएमओ के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, पीएमओ का भी कार्यभार इन्हीं के पास है। हैज़ सेड दैट 3 बम्बू क्लस्टर्स विल बी डेवलप्ड इन जम्मू, कटरा एंड सांबा। इन्होंने जो है, चूँकि ये खुद जम्मू कश्मीर रीजन से आते हैं, इन्होंने जो है जम्मू, क्योंकि ये जो बांस है, बांस ये नेचुरल फाइबर है और इससे नेचुरल है। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक चीज़, जो ये बांस है ना, बांस हमारी कोई पेड़ नहीं होता, ये घास होती है। क्या होती है ये? घास, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और ऐसी बारीक चीज़ें यूपीएससी पूछ लेती है। तो यहाँ पे ये जो है बांस को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट पूरे देश भर में, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ये नेचुरल, इससे हमें फाइबर मिल जाता है, इसके प्रयोग बहुत सारे हैं, ठीक है, इससे आजकल कपड़ा भी बनता है। और सबसे बढ़िया बात जो होती है, ये बांस जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है, और जो है ये लो कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको जो है क्या है, इसके माध्यम से जो बेरोज़गार लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो इससे बहुत सारी छोटे छोटे सामान बना सकते हैं, जैसे बांस की टोकरी है, अगरबत्ती है, या कुछ और बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बांस का चारकोल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 बांस क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं। क्लस्टर का मतलब यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा बांस को उगाने के लिए, और यहाँ बांस से डेराइव जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने जम्मू, कटरा और सांबा, ये 3 क्षेत्र यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। और इससे जो है लगभग 25,000 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा जम्मू के पास घाटी में एक मेगा बांस औद्योगिक पार्क आएगा। कहाँ पर? जम्मू में, ठीक है। और इस क्षेत्र में बांस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र भी लाया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उनके मंत्रालय की एक टीम जल्दी जम्मू का दौरा करेगी और क्षेत्र में बांस की खेती के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का पता लगाएगी, ठीक है। यहाँ पे सांबा ज़िले के विषय में हम बात करें तो इसका गठन जो है 2006 में हुआ, और ये जो है अभी वर्तमान में जो क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाइफर्केशन हो चुका है एज अ केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, तो ये सांबा जो है ये फ़िलहाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आता है, ठीक है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन ऑन वुमेन पीस कीपर्स। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये इसमें जो भी मेंबर्स हैं वो वॉलेंटरीली यहाँ पे क्योंकि इसके पीस कीपिंग मिशंस होते हैं जो डिस्टर्ब इलाके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वहाँ पर शांति कायम करने के लिए इसके जो सदस्य हैं वो अपने अपने देशों से सेनाओं के कुछ सैनिक यहाँ पे सैनिक और सैनिक टुकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, और उन सैनिकों को अलग अलग देशों में शांति कायम करने के लिए जहाँ पे भी कहीं डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर उनको तैनात किया जाता है। और ये इंटरनेशनल यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंस होता है। और ठीक है, इससे क्या है
तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, तो इसमें भारत जो है सबसे ज़्यादा अपने सैनिक भेजता है, ठीक है। और यहाँ जो है देखिए, शांति सुरक्षा में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव महिलाओं की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की पहल करता है, ठीक है। और भारत जो है सबसे ज़्यादा सैनिक भेजता है, और जून में भारत को 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य भी चुना गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, वर्ष 2007 में भारत ने ना लाइबेरिया देश में अपना संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन भेजा था, उसमें पहली बार ऐसा कोई देश बना भारत जिसने अपनी जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत अपनी जो टुकड़ी भेजी थी वो पूरी की पूरी महिलाओं की थी, ठीक है। और वर्दीधारी कर्मियों की बात करें तो जो सैनिक भेजते हैं, तो उसमें भारत जो है 5वां सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है। अगला आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है ये, और ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। तो यहाँ पर ये अभी ये भी यहाँ पे कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये वार्ता जो है ये संपन्न हुई है, और ये डिफेंस से रिलेटेड है, और ये 14वां राउंड है। इट वाज को चेयर्ड बाई डिफेंस सेक्रेटरी, जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, भारत की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और वहीं सिंगापुर की तरफ से जो है परमानेंट सेक्रेटरी हैं डिफेंस के मिस्टर चान हेंग की, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बोथ साइड्स हेल्ड डिस्कशन ऑन अ नंबर ऑफ इश्यूज ऑफ बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट, ठीक है। और इंडिया और सिंगापुर जो हैं मित्र देश हैं, और इनके बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट है, तो ये अपने जो हैं ये आपस में इस पे डिफेंस डायलॉग करते हैं, और यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड अपनी ट्रेनिंग्स भी करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ डीपीडी द इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, एंड डिज़ास्टर रिलीफ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर वाज आल्सो साइंड। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे मानवीय सहायता और आपदा राहत से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे सिग्नेचर भी हुए, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो ऑल इंडिया रेडियो से लिया है, ये है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो प्रीलिम्स में अक्सर यूपीएससी जो है वो किसी ना किसी सेंट्रल किसी इंस्टीट्यूशन का लोकेशन पूछ लेती है, उसके विषय में पूछ लेती है कहाँ स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये जो है इसकी नई बिल्डिंग जो है अपनी, अभी ये जो है ये दूसरे बिल्डिंग में काम कर रहा था, दूसरे इंस्टीट्यूट की में, लेकिन अब इसकी अपनी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, तो उसमें उसका जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आरएलबी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है, कहाँ पर, झांसी में, ठीक है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। विश्वविद्यालय ने 2014-15 में अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया था, मतलब ये स्टार्ट हुआ था। और कृषि बागवानी, क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है, ठीक है, कृषि बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है, ठीक है। और अभी ये जो है ये कहाँ से संचालित हो रहा था, ये भारतीय ग्रासलैंड और चारा अनुसंधान संस्थान। तो ध्यान रखेंगे, ग्रासलैंड और चारा अनुसंधान संस्थान ये भी झांसी में है, और इसके कैंपस से ये अपना जो कार्यक्रम चला रहा था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे देते हैं कि हम अपने चैनल कॉम्पिटिशन टाइम्स आईएएस पर यहाँ पर जो भी आईएएस के पिछले 25 वर्षों के जो पेपर हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज उनको कैटेगराइज किया है, और उनके जो हैं हम यहाँ पे चूँकि अक्टूबर में जो यहाँ पे प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है 2020 की, तो उससे पहले हम इनका विश्लेषण करते हुए इनका जो है अध्ययन हम करेंगे। और इसके लिए हम जो है कुछ वीडियोस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, और आप हमारे उन सीरीज़ को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे क्या है, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, और ठीक है, आप हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे जो आईएएस और विभिन्न एग्ज़ाम्स जो हैं छोटे जैसे
जो पीएससीज़ के एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपीपीसीएस है, आरएएस है, बीपीएससी है, ठीक है, एमपीएससी है। तो ऐसे जो भी स्टेट्स के पीएससीज़ द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम हैं, ये सारे भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे इसके बाद में हम जो है सीसेट का एक पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, और धीरे धीरे हम बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट हम लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंपटीशन टाइम्स को। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।